हाय फ्रेंड्स, हम कर रहे थे भोजन और उसके स्रोत। पिछले लेक्चर में हमने प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में देख लिया है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे खनिज लवण के बारे में। देखते हैं, धातु एवं अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। किसके? धातु, अधातु और उसके लवण क्या कहलाते हैं? खनिज लवण। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 4% भाग बनाते हैं। हमारे शरीर में खनिज लवण की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 4%। शरीर के निर्माण, समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन में निश्चित मात्रा में प्रतिदिन खनिज लवण ग्रहण करना भी आवश्यक है। जैसे शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर के निर्माण, समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए हमें खनिज लवण ग्रहण करना आवश्यक है। खनिज लवण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बृहत पोषक खनिज लवण और सूक्ष्म पोषक खनिज लवण। अब नाम से पता चल रहा है, बृहत मतलब ज्यादा। इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जो खनिज लवण ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं उन्हें हम बृहत पोषक खनिज लवण कहते हैं। जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटासियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। अब आगे देखते हैं सूक्ष्म पोषक खनिज लवण। इन तत्वों की शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब सूक्ष्म मतलब कम मात्रा में। ये कौन कौन से होंगे? आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम एक्सेट्रा। उसके बाद में हम कुछ इम्पोर्टेंट खनिज लवण व उनके कमी से होने वाले रोगों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोहा। लोहा हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है और इसका क्या कार्य है, और इसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में जानते हैं। यह हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। लोहे की कमी से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है लोहे की कमी से? रक्ताल्पता। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम है, यह अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है और कैल्शियम की कमी से टिटनी एवं रिकेट्स रोग हो जाता है। मतलब कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है। हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक है ये, और इसकी कमी से टिटनी और रिकेट्स रोग हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट खनिज लवण देखते हैं आयोडीन। आयोडीन है, ये थायरोक्सिन के निर्माण हेतु आवश्यक है। थायरोक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। किसके निर्माण के लिए आवश्यक आयोडीन? थायरोक्सिन के लिए। अब आयोडीन की कमी से होने वाले रोग कौन सा होता है? घेंगा रोग उत्पन्न होता है। और इसको हम कैसे करते हैं? हमारे भोजन में नियमित रूप से जो नमक लेते हैं उसमें कुछ % हम आयोडीन की मात्रा मिला लेते हैं और नियमित रूप से सेवन करते हैं, फिर घेंगे रोग से बचा जा सकता है। इसके लिए हमें आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस है, ये भी हमारे कैल्शियम की तरह अस्थि एवं दांतों के निर्माण हेतु आवश्यक होता है और फॉस्फोरस की कमी से वृद्धि तथा उपापचय रुक जाता है और इससे टिटनी और रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम। ये हमारे शरीर में सोडियम है, ब्रहा कोशिकाओं तथा अंतः कोशिकाओं का तरल का मुख्य धनायन है। यह सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, जिसे हम अपना नमक बोलते हैं आम भाषा में। सोडियम की कमी से मानसिक तनाव एवं असामान्य पेशी संकुचन हो जाता है। क्या रोग हो जाता है सोडियम की कमी से? मानसिक तनाव और पेशी संकुचन। नेक्स्ट हम देखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? पोटेशियम ब्रहा कोशिका तथा अंतः कोशिकाओं का तरल मुख्य धनायन है। यह पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है, वैसे पोटेशियम भी पोटेशियम क्लोराइड के रूप में पाया जाता है और इसकी कमी से तंत्रिका संबंधी रोग एवं लकवा हो जाता है। पोटेशियम की कमी से कौन से रोग होते हैं? तंत्रिका संबंधी अथवा लकवा रोग हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोबाल्ट के बारे में। जो कोबाल्ट है ये विटामिन B12 का घटक है। जहाँ पर विटामिन B12 नाम आएगा वहाँ पर हम कोबाल्ट को नाम याद रखेंगे और इसकी कमी से परिणाम से रक्ताल्पता रोग हो जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं फ्लोरीन के।
फ्लोरीन है यह इनेमल तथा दंत अक्षय को नियंत्रित करता है। इनेमल क्या होता है? हमारे दांतों का सबसे कठोर भाग। यह अधिक मात्रा में दांतों तथा अस्थियों के लिए हानिकारक होता है। यह अवस्था फ्लोरोसिस कहलाती है। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि फ्लोरीन जब हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाएगा तो हमारी दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। जिस पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ के लोगों को हड्डियों के और वहाँ के लोगों के दांत बहुत ही ज़्यादा खराब होते हैं और उनके घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है। यह दूध तथा पेय जल में उपस्थित होता है। अब एक टर्म आती है रुक्षांश। ये क्या होता है? ये जैसे कि घास, सलाद, हरी पत्तियां, उनको हम क्या बोलते हैं? रुक्षांश। यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाला तंतुमय पदार्थ है। यह शरीर की वृद्धि नहीं करता क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते। रुक्षांश है यह हमारे शरीर की वृद्धि नहीं कर सकता क्योंकि हम इसको पचा नहीं सकते, लेकिन ये जो अपने गाय, भैंस, बकरी है ये रुक्षांश को अपने पेट में पचा लेती है, उनकी वृद्धि के लिए सहायक है। और हम इसको अपने भोजन में एक सलाद के रूप में लेते हैं और ये हम सलाद से हमारे शरीर में होने वाले कब्ज को रोकता है। यह कब्ज रोकने में सहायता करता है। अब आगे देखते हैं हम जल के बारे में। जल यह एक अकार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर का 60 से 75% भाग बनाता है। हमारे शरीर के निर्माण में जल की कितनी हिस्सेदारी है? 60 से 75%। यह पसीने और वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। मतलब जब ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर से ऑटोमेटिक पसीना निकलने लगता है जो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये हम सभी ने देखा है, गर्मियों के टाइम में हमें पसीना ज़्यादा आता है और सर्दियों में बिल्कुल पसीना नहीं आता। आगे देखते हैं। यह पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में भी सहायक होता है। ये जो पानी है ये हमारे पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में भी सहायक है। जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा गर्मियों में होता है। जब ज़्यादा लू चलती है गर्मियों में तो निर्जलीकरण की रोग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रोग नहीं है, मतलब ये पानी की कमी हो जाती है, उसे हम निर्जलीकरण बोलते हैं। आगे हम देखते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? एक ऐसा भोजन होता है जिसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ प्रेजेंट होता है। उसमें थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा भी होती है, प्रोटीन, विटामिन सारा प्रेजेंट होता है। उसे क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। संतुलित आहार में हम सबसे ज़्यादा दूध का एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं उसे क्या कहते हैं? संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट कहलाते हैं। अब देख लेते हैं 10 से 18 वर्ष तक के लोगों का संतुलित आहार भी क्या है? कितने भोजन की आवश्यकता होती है एक दिन में उन्हें? कार्बोहाइड्रेट 130 से 150 ग्राम की ज़रूरत होती है। प्रोटीन 78 ग्राम तक, वसा 22 ग्राम तक, विटामिन आवश्यकता अनुसार लेते हैं, खनिज लवण 660 मिलीग्राम तक, जल 2 से 3 लीटर या आवश्यकता अनुसार, क्योंकि सर्दियों में हमें जल की मात्रा की कम ज़रूरत होती है और गर्मियों में हम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते हैं। खाद्य रेशे आवश्यकता अनुसार। अब एक लास्ट टर्म बच चुकी है, पाश्चुरीकरण। ये क्या होता है? पाश्चुरीकरण, इसका विकास सबसे पहले लुईस पाश्चर ने किया। उन्होंने क्या किया कि दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक गर्म किया और 71.7 डिग्री सेल्सियस तक 15 सेकंड तक गर्म किया। इससे क्या होता है कि फिर दूध में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया थे वो अपने आप मर गए और फिर दूध को लंबे समय तक स्टोर कर लिया गया। ये हम अपने घरों में भी डेली करते हैं। जब गर्मियों में हम दूध लेते हैं तो उसको हमेशा गर्म करके रखते हैं क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट बैक्टीरिया हो जाते हैं वो मर जाते हैं, फिर दूध लंबे टाइम तक चलता है, फटता नहीं है। फ्रेंड्स, आज हमारा ये चैप्टर भोजन और भोजन के स्रोत कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल के वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके हर एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू।